Hello, 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 hello. सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज डिस्कशन करने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स के साथ जो कि क्लास 12th में पहुँचे हैं अभी और इस तरह के डिलेमा में हैं कि यार क्लास 11th हमारा वेस्ट हो गया, बर्बाद हो गया, कैसे कर कर हम चीज़ों को करें। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं हो सकता है, या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आप सोच रहे हैं कि 12th में अच्छा करना है। आपको एक सेल्फ रियलाइजेशन हो चुका है कि क्लास 11th ऑलमोस्ट वेस्ट हो चुकी है। अब वेस्ट होने का मतलब क्या होता है? वेस्ट होने का मतलब ये है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, आपकी बहुत अच्छी बेसिक्स तैयार नहीं हो पाए। बेसिकली जब हम क्लास 12th के लिए पढ़ाई कर रहे होते हैं तो पूरा रोल उसमें होता है क्लास 11th के बेसिक्स का। आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हो सकता है आप जेई की प्रिपरेशन या नीट की या एनडीए की या फिर क्लैट की या किसी भी चीज़ की आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो उसमें ज़रूरी होता है आपके बेसिक्स का स्ट्रांग होना। और 11th और 12th वो क्लास होती है जहाँ से आपके बेसिक्स बनते हैं या बिगड़ते हैं। इसीलिए अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपके साथ वो बातें जो कि अगर अब जो हो गया हो गया। अभी मैं ये बात नहीं करूंगा कि कैसे करके अब चीज़ों में क्लास 11th में कोई अभी तो आए नहीं हो, आप तो 12th में आए हो। 11th में जो होना था हो गया। इसीलिए अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कैसे कैसे करके कौन कौन से टॉपिक्स हैं। स्पेशली साइंस के लिए मैं बातें करने वाला हूं, साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में मैं बताने वाला हूं कि किन टॉपिक्स को अगर आप कर लेते हो अभी टाइम रहते, जिसमें आपको सिर्फ 15 से 20 दिन लगेंगे, अगर आप एक एक दो घंटे रोज दे रहे हो, तो इससे आपके बेसिक्स ना केवल बहुत मजबूत हो जाएंगे बल्कि आप क्लास 12th और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए अपने आप को बहुत एम्पावर्ड महसूस करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको पहले बताऊंगा, हमारे पास मैं 3 सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री की और मैथमेटिक्स के बारे में। मैं आपको सोर्स भी बताऊंगा कि इन टॉपिक्स को ऐसे ऐसे यहां से पढ़ लो। बस अब टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप उसे कवर कर रहे हो कि नहीं कर रहे। देखो मेरी बात को समझ लो। अभी 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 रिसेंटली बच्चों के पेपर हुए 12th क्लास वालों के, और ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं जो लिटरली रोते हैं कि सर नहीं हो पा रहा, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने में बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। कारण उसका एक ही होता है कि उनके बेसिक्स स्ट्रांग नहीं रहते, उन्होंने अपनी क्लास 11th को अच्छे से कवर नहीं किया होता है और 12th भी उनकी बेकार चली जाती है इसी चक्कर में। इसीलिए अगर शुरुआत में वीडियो देख रहे हो 12th के, तो आपके लिए बहुत बहुत मतलब ब्लिसफुल वीडियो है ये वाला जो आप देख रहे हो। अब देखो मैं आपको बताऊंगा कौन से टॉपिक आपको कैसे कवर करने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किस पे? फिजिक्स पे। फिजिक्स जब हम पढ़ रहे हैं, मैंने टैग फॉर्म में लिखा है, मैं आपको बताऊंगा कौन सा टॉपिक कहां कैसे रिलेट करता है। कैलकुलस वो पार्ट होता है, मैं यहां पर बायोलॉजी और मैथमेटिक्स दोनों स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूं, कुल मिलाकर साइंस स्टूडेंट के लिए स्पेशली ये बात हो रही है जिनकी फिजिक्स है। और फिजिक्स मैथ्स वालों की भी होती है और बायोलॉजी जो लेते हैं उनकी भी होती है। जो बायो वाले होते हैं कई बार वो सफ़र करते हैं फिजिक्स के कारण। देखो यार, घुट घुट के मतलब करने से अच्छा ना कि यार आप एक चैप्टर पढ़ लो फिर समझ नहीं आ रहा, फिर आप डिप्रेस हो रहे हो, ऐसा करने से बेहतर है एक बार चीज़ों को, बैकग्राउंड को क्लियर कर दो। बैकग्राउंड यही है। कैलकुलस वो पार्ट है जिसमें आप डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन को पढ़ते हो। आपने क्लास 11th, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये पढ़ा वो पढ़ा, लेकिन कुछ जिक्र कर देता हूँ। क्लास 11th में जब आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह पढ़ते थे, जब आप निकालते थे छोटी रिंग का फिर उससे बड़ी रिंग का इंटीग्रेट करते थे, या फिर जब आप लॉ ऑफ मोशन वगैरह पढ़ते थे, या फिर जब उससे पहले काइनेमेटिक्स पढ़ते थे, जगह जगह पर कैलकुलस ब्रांच का इस्तेमाल हुआ है। इवन थर्मोडायनेमिक्स जब आप पढ़ते थे, जब वर्क डन निकालते थे, आप कंफ्यूज मत हो कि ये चीज़ें तो सर हमने पढ़ी नहीं, आप बोल क्यों रहे हो। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि लिंक करती थी, तो अभी भी ऐसे ही लिंक करेंगी क्लास 12th में। क्लास 11th की फिजिक्स आना बहुत जरूरी नहीं है क्लास 12th की फिजिक्स आने के लिए, लेकिन बेसिक्स तो आने चाहिए, और वो बेसिक्स में यहां पर लिखे हुए हैं। ये बेसिक्स में कैलकुलस होता है। इवन जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको भी कैलकुलस इतना क्लियर नहीं होता 11th तक। लेकिन होता क्या है, मैं आपको बायो वालों को बता रहा हूं कि 12th में जब बच्चे एंटर करते हैं ना, तो मैथ्स वाले एडवांटेज ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके उसमें मैथ्स का एक सेपरेट चैप्टर होता है कैलकुलस नाम से, जिसमें वो डिफरेंशिएशन को, इंटीग्रेशन को बहुत बेहतरीन ढंग से समझ लेते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम आपको ना आए अगर आप बायोलॉजी वाले हो। तो इसीलिए मैं लिंक वगैरह दूंगा आपको, एक एक घंटे के वीडियो है, उनसे इन टॉपिक्स को कवर करना। कैलकुलस में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, 2 अलग अलग वीडियोस देखना, आपको बहुत क्लैरिटी आएगी और फ्यूचर में कभी भी फिजिक्स पढ़ते समय इस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे से कवर करना चाहते हो चीज़ों को, अगर आप याद नहीं करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि चीज़ें अच्छे से समझ के आए, बहुत मतलब मज़ा सा आ जाए पढ़ते समय, ऐसा अगर आप चाहते हो, तो आपको ट्रिगोनोमेट्री के पोर्शन को लाइटली नहीं लेना है। इस ट्रिगोनोमेट्री के पोर्शन में आपको मैं, देखो क्योंकि होने के लिए तो बहुत वास्ट है, क्या क्या पढ़ोगे, इसीलिए एक सेपरेट वीडियो जो मैंने बना रखा है उसको देखना वन शॉट में। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, अदरवाइज आप मेरे से कमेंट सेक्शन में मांग लेना, जिसका भी जो चाहिए होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री की अगर मैं बात करूं, तो ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है वो होता है फॉर्मूले का। अगर आप समझ रहे हो कि साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला, कई बार फिजिक्स में ऐसे फॉर्मूले यूज हो जाते हैं, या फिर सिंपल कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, मतलब बहुत ज़्यादा यूज नहीं होते लेकिन हो जाते हैं फिजिक्स में। तो बहुत तो यूज नहीं होता फिजिक्स में इसका, लेकिन कई बार हो जाता है, कई बार। तो आप इसको कवर कर सकते हो अगर आप सेफ प्लेस में रहना चाहते हो।
इसके बाद है स्ट्रेट लाइन। ये मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मानता हूँ, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ स्ट्रेट लाइन को जरूर कवर करो, ना केवल फिजिक्स में बल्कि केमिस्ट्री में भी यूज होता है। केमिस्ट्री में आप जैसे भी आप 12th में आए हो तो आपके फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस टाइप की चीजें होंगी, केमिकल काइनेटिक्स वगैरह स्टार्टिंग के चैप्टर्स में, वहां पर स्ट्रेट लाइन का यूज है। उसके बाद आप फिजिक्स में आगे कभी पढ़ोगे, आप जैसे आपने भी पीछे पढ़ा क्लास 11th में गैस लॉस पढ़े, आपने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलुजेग्स लॉ पढ़े, वहां पर स्ट्रेट लाइन का यूज था, बच्चों को पता ही नहीं लग पाता था कि नहीं था, y=mx लाइन की इक्वेशन का यूज था। मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, सिर्फ टॉपिक से रिलेट करके बता रहा हूं कि है सच में यूज, मैं ऐसे ही नहीं लिख रहा। अभी आप 12th में आगे बढ़ोगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह आप पढ़ोगे, वहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन वगैरह पढ़ने के लिए स्ट्रेट लाइन का फिर से यूज होगा। तो केमिस्ट्री पढ़ो, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में जब आप रेडियो एक्टिविटी पढ़ोगे फिर वहां यूज होगा, तो इसीलिए बहुत यूज है। अभी आप ये मत सोचो कि कहाँ कैसे, लेकिन ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसके लिए भी सिर्फ एक वीडियो देखो वन शॉट में, उसमें आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपनी बैठा दो ताकि चीजें हो तो आप समझ जाओ कि अच्छा ये हो रहा है। उसके बाद आता है वेक्टर अलजेब्रा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट मानता हूं मैं इसे, क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा धीरे धीरे करके कहीं पे भी यूज हो जाता है, ऑलमोस्ट होता ही है। क्योंकि जब आप फिजिक्स पढ़ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा कुछ पढ़ोगे, मैग्नेटिक फील्ड जैसा कुछ पढ़ोगे, मोमेंटम पढ़ते हो, एंगुलर मोमेंटम पढ़ते हो, या कुछ भी टॉर्क पढ़ते हो, ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। और जब आपको वेक्टर का कोई सेंस ही नहीं होगा, आपको वेक्टर प्रोडक्ट कैसे होते हैं, क्या होते हैं, समझ ही नहीं आएगा, तो आप कैसे कर पाओगे। अगर आपको पता ही नहीं लग पाएगा कि आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर इज इक्वल टू टॉर्क वेक्टर क्यों हो रहा है, तो आप नहीं कर पाओगे। इसलिए वेक्टर की एक बेसिक नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं कह रहा कि मास्टरी कर लो इनमें, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग एटलीस्ट रख दो ताकि टॉपिक जब सामने आए तो आपको ऐसा ना लगे कि क्या आ गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज में, मैथ्स। मैथ्स में देखो, अब जो फिजिक्स में था वही उसका रिपीटेशन मैथ्स में भी होता है 12th में अगर आप पढ़ लो। बहुत ज़्यादा टॉपिक ऐसे नहीं है कि 11th में आपने नहीं पढ़ा तो नहीं आएगा समझ में, बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, 11th के 11th में थे, 12th के 12th में। ठीक है, मैं पर्सनली अपनी बात करूँ, 11th में मैंने भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा था, लेकिन 12th में रिकवर कर लिया था सब कुछ, जो मैं आपको बता रहा हूँ आप भी ऐसे कर सकते हो। अब इसमें मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, सेट्स और रिलेशन फंक्शन। ये क्लास 11th के पहले और दूसरे चैप्टर है। अब इसका सीधा रोल आता है आपके पहले चैप्टर में 12th क्लास के रिलेशन एंड फंक्शन में, क्योंकि 12th क्लास की रिलेशन फंक्शन आधे से स्टार्ट होती है। वो आपको स्टार्ट करती है टाइप्स ऑफ रिलेशन से, लेकिन वो आपको ये नहीं बताती रिलेशन किसे कहते हैं, वो आपको क्लास 11th की मैथ्स बताती थी। इसीलिए इसके भी वन शॉट्स देख लो। अब रिलेशन किसे कहते हैं, ये करने के लिए आपको पता होना चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, आपको सबसेट किसे कहते हैं पता होना चाहिए, सेट किसे कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर किसे कहते हैं। तो वो सारी की सारी बात सेट नाम के चैप्टर से निकलती है। और आगे फ्यूचर में हायर क्लासेस में जब आप जाओगे, लीनियर अलजेब्रा, मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ते समय इनका बहुत रोल प्ले होता है। इसलिए इन चैप्टर्स को लाइटली मत लो। आप 12th की मैथ्स का रिलेशन फंक्शन कितना भी चाहे पढ़ लो, समझ नहीं आएगा जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी। तो ये मुझे प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इससे भी कवर करो, एक एक वीडियो मैंने सब बना रखा है, आपको जौन सा भी चैप्टर चाहिए होगा बता देना, मैं कोशिश करूंगा डालो नीचे। ट्रिगोनोमेट्री मैं ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका हूँ, लेकिन मैथ्स के बिहाफ पर इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में मैंने कहा था उतना नहीं है, लेकिन मैथ्स वाले बच्चे अगर आप हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिगोनोमेट्री। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में अगर आप ना देखो कुछ सवालों का जवाब दे रहे हो, उसका मतलब आपकी ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग है। अगर आप cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले बता दे रहे हो, sin 2 थीटा के 2 फॉर्मूले बता दे रहे हो, अगर आप sin ऑफ a प्लस बी वाले फॉर्मूले और sin a प्लस sin b वाले फॉर्मूले अगर आपको ये समझ में आए सबके सब जो मैंने बोले, तो आपका ये पोर्शन क्लियर है। अदरवाइज इसे कवर करो जल्दी से जल्दी, अदरवाइज ऐसा उलझोगे कि समझ नहीं आएगा कब क्या हो गया। चीज़ें ईजी हैं, लेकिन जब आप उसे प्रोक्रेस्टिनेट करते रहोगे तो वो आप पे दबाव बना देंगे, फिर मुश्किल हो जाता है करना। स्ट्रेट लाइन मैंने पीछे बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स के बिहाफ पर, तो हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि जगह जगह आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पढ़ोगे, ग्राफ बनाओगे, स्ट्रेट लाइन की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी, कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये बातें हैं जो मैंने आपको बतानी थी। अब आता है कुछ मास्टर टिप। अब मैं बताऊंगा कुछ बातें केमिस्ट्री के रिगार्डिंग हम कैसे करें, बाकी चीज़ें कैसे करें, ओवरऑल अपनी क्लास 12 को आप कैसे शेप दें अभी से, अगर आप शुरुआत में वीडियो को देख रहे हो जो मैं बना रहा हूँ। ये मैं लगभग हर बार बनाता हूँ जो भी स्टूडेंट्स नए नए आते हैं, क्योंकि बाद में 1 महीने में ये कर लो, 2 महीने में कर लो, वो तो चलो अलग बात हो गई, लेकिन अभी जो पढ़ने वाला बच्चा है वो शुरुआत कैसे करे उसके लिए मैं बता रहा हूँ। और मजे की बात क्या है, मैं लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ। अभी मुझे अचानक से ख्याल आया कि लाइव क्लास स्टार्ट करते हैं, क्लास 11th के लिए भी करूँगा, क्लास 12th के लिए भी। तो 11th में अगर कुछ चूक भी गया होगा, कोई कंपटीशन की प्रिपरेशन करो तो वो भी आप कर सकते हो, अदरवाइज 12th की भी करूँगा। आप नीचे कमेंट सेक्शन बता देना आप कौन सा सब्जेक्ट पहले चाहते हो, फिजिक्स या मैथ्स। अब बात करते हैं बुक्स कौन सी पढ़नी है, सिर्फ फिजिक्स के लिए और मैथ्स के लिए। फिजिक्स के लिए कोई भी रिफ्रेशर ले लो जिससे आपके टॉपिक्स कवर हो जाए। वैसे तो बहुत अच्छा रहता है कि वीडियो लेक्चर्स वगैरह से कवर करो चीज़ें यूट्यूब में, क्योंकि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसमें सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर हो जाती कि अब अपना एक्सपीरियंस है इतना और पहले से पढ़ाई हुई चीज़ें हैं तो पता रहता है कहाँ से क्या है, तो उससे बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि बुक में पढ़ने में थोड़ा सा मतलब अच्छी बात है बुक में पढ़ना, लेकिन एक अच्छा वर्जन है आज की डेट में वीडियो से देखना, एक बात। दूसरा बात, बुक के लिए स्पेशली अपने साथ एनसीईआरटी को बेस बनाकर रखो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में।
स्पेशली फॉर मैथ्स एनसीईआरटी के अलावा कहीं और नहीं शिफ्ट करना। हमेशा बेस बुक अपनी एनसीईआरटी रहेगी। कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना है तो आप दूसरी बुक पे स्विच कर सकते हो, लेकिन लौट के वापस आपको एनसीईआरटी में आना है। एनसीईआरटी के सारे मिसलीनियस क्वेश्चन, सारी एक्सरसाइज वगैरह सब सॉल्व करनी है। केमिस्ट्री के लिए अभी से बता दे रहा हूँ, एनसीईआरटी के बाहर बिल्कुल नहीं जाना। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चंस दिए हैं अगर आप वो सारे कर पा रहे हो, इसका एक ही मतलब है कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सब कुछ समझ में आ रहा है। और केमिस्ट्री में पेपर यहीं से बनता है। आप किसी कॉम्पिटिटिव की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट की या जेई की, तो ये काम अगर आप कर ले रहे हो इस तरीके से तो आपको बर्डन नहीं होता। फिर आपको हल्का हल्का चीज़ों को शेप देना होता है, क्योंकि पूरा बेसमेंट आप तैयार कर चुके होते हो अगर आप जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे पढ़ रहे हो तो। इसीलिए अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऐसा मत सोचना अभी कि 1 साल का ड्रॉप लेंगे तब करेंगे, क्योंकि पढ़ाई सिमिलर है, सेम सिलेबस है। और अभी आप नया सिलेबस देख रहे होते हो तो इंटरेस्ट भी रहता है अपने पास। इसीलिए कोशिश करो कि साथ साथ अपने कॉम्पिटिटिव एचबी से देते रहो। अगर कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन बाई चांस कर रहे हो तो जो भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके प्रीवियस क्वेश्चन से भी अलाइनमेंट रखो अपना। ये एक्स्ट्रा टिप था मेरी तरफ से। तो स्टूडेंट ये बातें मैं चाहता था कि आप लोगों को बता दूं। अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं अगले कुछ दिनों के बाद मैं लाइव क्लासेस चालू करने वाला हूं 11th और 12th के लिए, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के लिए। तो आप उसके बारे में जरूर लिखना कि कौन सा सब्जेक्ट आप पहले चाहते हो और कौन सी क्लास का आप चाहते हो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करें और अदर नीडी स्टूडेंट्स के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अब पूरा साल भर हम आपके साथ ही रहने वाले हैं यहाँ पर, और आप यहीं से पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, तभी जाके बहुत अच्छा सा हो पाएगा। अभी के लिए इतना ही। विद द नेक्स्ट सेशन, गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।